So in today we are going to discuss remaining part of the chemical thermodynamic। आज की लेक्चर में हम समझेंगे स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो समझते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है स्टूडेंट। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो खुद हो जाए या जिनको स्टार्ट करने के लिए हमने थोड़ा सा सहारा देना पड़ता है उन्हें हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। समझते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में द टर्म स्पॉन्टेनिटी मीन्स द फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस। फिजिबिलिटी का मीनिंग होता है स्टूडेंट कि रिएक्शन का होना, ठीक है, यानी स्पॉन्टेनिटी बताती है कि रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट, इन नेचर वी ऑब्जर्व मैनी प्रोसेस विच अकर ऑफ देयर ऑन। बहुत सारी नेचर में ऐसी प्रोसेस हैं कि आप खुद उनको देखेंगे कि खुद ब खुद होती हैं। वाटर फ्लो डाउन द हिल, है ना, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी, है ना। चट्टानों से जो पानी गिरता है स्टूडेंट, झरने जो गिर रहे हैं पानी के, ये खुद ही गिर रहे हैं, हमने कोई एक्सटर्नल इसमें फोर्स या एक्सटर्नल सहारा इनमें हमने नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट, हीट फ्लो फ्रॉम कंडक्टर टू द हाई टेम्परेचर टू अनदर एट ए लो टेम्परेचर, है ना। जैसे यहाँ पे हाई टेम्परेचर है तो हीट यहाँ से खुद ब खुद बाहर फ्लो हो जाती है लो टेम्परेचर की तरफ, तो ये भी एक तरह का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिसिटी जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है, तो ये भी एक तरह का क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही है। देयर आर प्रोसेस विच रिक्वायर सम इनिशिएशन बिफोर दे कैन प्रोसीड, बट वंस इनिशिएशन दे प्रोसीड बाई देमसेल्फ। यानी कुछ प्रोसेस ऐसी होती हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए शुरू में इनिशिएशन करना पड़ता है, थोड़ा सहारा देना पड़ता है, और उसके बाद वह खुद ब खुद होती रहती हैं, तो वो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल, ये कैसी होती हैं, इरिवर्सिबल होती हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में चलेंगी। एंड प्रोसेस एंड मे और ओनली अ रिवर्स बाई सम एक्सटर्नल एजेंसी, हम इनको रिवर्स करेंगे तो हमने बाहर से फोर्स अप्लाइड करना पड़ता है। अब इस प्रोसेस को आप ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, एक ये पत्थर का टुकड़ा ऊपर से हिल से नीचे गिर रहा है, यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन इज डाउन हिल प्रोसीड, ठीक है। तो ये जो है यहाँ नीचे आपको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये एक तरह की स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अगर तो ये क्या इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी, ये कैसी होगी स्टूडेंट, दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी। अगर आप इसको रिवर्सिबल करेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स इसको लगाना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, तो दिस इज नॉन एज द नॉन स्पॉन्टेनियस, और नॉन स्पॉन्टेनियस के डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन इज अपहिल, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस के लिए, डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू को रखता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इस डिक्रीज इन एंथैल्पी अ सर्टेन फॉर द स्पॉन्टेनिटी, है ना। एंथैल्पी क्या होती है, यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। आप देखेंगे इफ़ वी एग्जामिन द फिनोमिना लाइक फ्लो ऑफ वाटर डाउन हिल और फॉल्स ऑफ स्टोन ऑन द ग्राउंड, वी फाइंड दैट देयर इज़ अ नेट डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज। देखेंगे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल, हाफ N2 गैस प्लस 3Y2H2 गैस combine and form NH3 molecule। यहाँ पे डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट रिएक्शन इक्वल्स टू -46.1 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। यहाँ पे माइनस में आपको दिखाई दे रही है, ठीक। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, हाफ H2 प्लस हाफ Cl2, यहाँ पे HCl का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन -92.32 किलो जूल पर मोल मिलेगा आपको। नेक्स्ट ऐसी ही एक रिएक्शन और देख लेंगे, ठीक है। H2 प्लस हाफ O2 गिव H2O, यहाँ पे डेल्टा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन -285.8 किलो जूल पर मोल, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको ध्यान देना है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वेयर नो इनिशिएशन इज रिक्वायर्ड। कुछ प्रोसेस ऐसी होती हैं जहाँ पर इनिशिएशन की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि डिजोल्यूशन ऑफ शुगर सॉल्ट इन वाटर, है ना। आपके पास क्या है स्टूडेंट, एक बीकर है और आपने उसमें क्या रखा, वाटर रखा, और आप यहाँ से क्या डाल रहे हैं, इसमें शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इसमें खुद ही डिसॉल्व हो जाएगी, तो यहाँ पे कोई इनिशिएशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी शुगर प्लस वाटर एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर, राइट। नेक्स्ट आप समझेंगे, ओके, सॉल्ट प्लस वाटर एक्वस सोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट बनता है। नेक्स्ट है evaporation of water from water reservoirs such as ponds, lakes, rivers, sea, open। तो
ओपन वेसल, कोई बर्तन में अगर पानी भर के रख देंगे तो ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा, यहाँ से इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। तो ये सब कैसी प्रोसेस होती हैं जिनमें बाहर से कोई एग्जिस्टेंस की जरूरत नहीं होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विच नो इनिशिएशन इज रिक्वायर्ड। नाउ नेक्स्ट, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ये भी ऐसी ही प्रोसेस है। मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट गैसेस, ओके। नेक्स्ट है फ्लो ऑफ वाटर डाउन अ हिल। नेक्स्ट है रिएक्शन बिटवीन H2I2 and form two molecule HI, okay. Now next one is reaction between nitric oxide gas and oxygen to form नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पे 2NO + O2 मिलकर 2NO2 बना रहे हैं, तो यहाँ पर भी कोई इनिशिएशन की नीड नहीं है। नेक्स्ट है स्टूडेंट मेल्टिंग ऑफ आइस, है ना, तो आइस मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड में चला जाएगा, यहाँ पे भी कोई इनिशिएशन की ज़रूरत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट, अ पीस ऑफ सोडियम मेटल रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे 2Na + 2H2O मिलकर बनाएगा 2NaOH + H2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, व्हेन अ जिंक रोड इज डिप्ड इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर इज प्रेसिपिटेटेड, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट जिंक के साथ रिएक्शन करके ZnSO4 और Cu का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पर ये सब ऐसी प्रोसेस हैं जिसमें इनिशिएशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वेयर इनिशिएशन इज रिक्वायर्ड, कुछ प्रोसेस ऐसी होती है जहाँ पे इनिशिएशन रिक्वायर्ड होता है। देखेंगे 2H2 + O2, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्पार्क देना पड़ेगा, तब 2H2O लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में इनिशिएशन की ज़रूरत है, ठीक है। अब स्टूडेंट हम समझते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी में क्या समझना है आपको, रैंडमनेस, यानी आप समझ रहे हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में आपने देखा कि ये थोड़ा सा पुश करने पर या खुद ब खुद होती रहती हैं, उन्हें हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। स्पॉन्टेनियस जब प्रोसेस होगी तो कहीं ना कहीं रैंडमनेस आएगा। जैसे ऊपर से पत्थर नीचे गिर रहा है, पानी ऊपर से पहाड़ से नीचे गिर रहा है, तो नीचे जाके क्या करेगा, डिसऑर्डर करेगा वो। यानी जो स्पॉन्टेनियस है वो रैंडमनेस को बताता है। स्पॉन्टेनियस किसको बताता है, तो स्पॉन्टेनियस जो है वो बता रहा है रैंडमनेस को, ठीक है। यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी तो रैंडमनेस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, यानी रैंडमनेस एज नोन एज द डिसऑर्डरनेस। हियर एंट्रोपी, तो अगर हम उस रैंडमनेस को मेज़रमेंट कर लें, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से रैंडमनेस अकर हुई उसको हम मेज़रमेंट कर लेंगे, तो उस मेज़रमेंट का हमने एक नाम रख दिया, दिस इज़ नॉन एज द एंट्रोपी, ओके स्टूडेंट। हियर डेल्टा एस यानी चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी निकालना है आपको। वी हैव अ सिस्टम, यहाँ पे क्या है, फर्स्टली हमारे पास सॉलिड है और सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो देखेंगे किस तरह से अरेंज है, यानी वेल अरेंज्ड हैं। एंड यहाँ से हमने टेम्परेचर अप्लाइड करा तो यहाँ पे ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और एक तरह की स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही हो रही है। सॉलिड अगर आपने रख दिया है तो इसमें कोई हम बाहर से एग्जिस्टेंस नहीं लगा रहे हैं, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब देखो ये मॉलिक्यूल जो है डिसअरेंज हो गए। नाउ फाइनली ये वेपर बन के उड़ेगा, इवेपोरेशन हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे देखेंगे डिसऑर्डरनेस बहुत बढ़ गई है, ये मॉलिक्यूल्स रैंडमनेस में आ गए हैं। एंड इसी का अगर हम मेज़रमेंट करते हैं तो हम बोलते हैं उसको एंट्रोपी। यानी डेल्टा एस आप निकालने के लिए आपको निकालना है फाइनली यानी प्रोडक्ट और इनिशियली। ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, सिंपली ये इनिशियल फाइनल वैल्यू पर डिपेंड करता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। यानी अगर आप डेल्टा एस की बात करते हैं तो डेल्टा एस इक्वल्स टू एस एफ फाइनल, यानी एंट्रोपी फाइनल देखेंगे और माइनस एंट्रोपी इनिशियल। यहाँ पे जो डेल्टा एस की वैल्यू आती है स्टूडेंट, वो रैंडमनेस इंक्रीज़ होती है तो डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी आपको। व्हेन एस फाइनल देन एस इनिशियल, तो यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू जो होती है पॉजिटिव होती है। अगर फाइनल ज़्यादा इनिशियल से तो डेल्टा एस ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। नाउ वी हैव अ रिएक्शन ए कन्वर्ट इनटू बी, वी कैन से दिस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस यहाँ पे स्पॉन्टेनियस में क्या हो रहा है, इंक्रीज द रैंडमनेस, रैंडमनेस बढ़ रही है तो एस की वैल्यू भी बढ़ेगी। ओके स्टूडेंट, अगर हम मान लें कि ए से बी तो बन गया, अगर बी से ए बनाएंगे, आप क्या बनाएंगे, बी से ए बनाएंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखो ध्यान से, बी से ए नहीं बनेगा, ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं हो सकती, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0 हो जाती है, ठीक है। फॉर द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस, यहाँ पे आप ध्यान रखना है आपको कि नॉन स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस होती है, सॉरी यहाँ पे ध्यान रखना, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 जो है वो स्टूडेंट यहाँ पर है, इसके लिए है, किसके लिए है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो ये फॉरवर्ड चल रही है। बैकवर्ड चलेगी अगर कोई प्रोसेस तो उसके लिए क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी डेल्टा एस जो है लेस देन 0 होगा,
ठीक है, यानी रैंडमनेस अगर घट जा रही है तो एंट्रोपी की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, आपके पास ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ए से बी बनना है और बी से ए, ये दोनों आप देखेंगे एक तरह की कैसी प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू 0 आ जाती है क्योंकि यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम सिस्टम की हम बात करते हैं। आपको की पॉइंट ध्यान रखना है, की पॉइंट में आप एंट्रोपी इक्वल्स टू, एंट्रोपी क्या होती है स्टूडेंट, एक तरह का स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन का मीनिंग होता है कि ये जो डिपेंड करता है फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करता है, बीच में जो इसकी साइकिल्स आती हैं, बीच का जो पाथ होता है उस पर डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, फाइनल पर डिपेंड करता है और इनिशियल पर, यानी डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ थ्रू विच द चेंज अकर्स। डेल्टा एस डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ थ्रू विच चेंज अकर, उस पाथ पर ये डिपेंड नहीं करता। सो वी कैन से दैट दिस इज स्टेट फंक्शन। द एंट्रोपी चेंज फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, मान लो कोई साइकिल प्रोसेस चल रही है, यहाँ से इनिशिएशन शुरू हुआ और यहाँ पे आकर क्या हो गया, या फाइनल हो गया, तो हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे जो एंट्रोपी होती है वो 0 होती है साइक्लिक प्रोसेस के लिए। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ द एंट्रोपी। द चेंज एंट्रोपी चेंज ऑफ a system may be defined as the integral of all the terms involving heat exchange divided by the absolute temperature, ठीक है, during each infinitesimally small change of the process carried out reversibly at constant temperature। कैसी होनी चाहिए स्टूडेंट, रिवर्सिबल होनी चाहिए और कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो हम यहाँ पे जो डिफाइन करते हैं इसको कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, यानी डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यूब रिवर्सिबल अपॉन टी, ये इसकी क्या एक मैथमेटिकली डेफिनीशन है। अब यहाँ पे दो बातें ध्यान रखना आपको। डेल्टा एस, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, अगर डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी आप लिखते हैं तो इसका मीनिंग होता है डेल्टा एस सिस्टम है, टी कांस्टेंट टेम्परेचर पर। अगर ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे तो टी कांस्टेंट होना चाहिए। क्यू इक्वल्स टू चेंज इन द हीट, क्यू का यहाँ पे मीनिंग होगा चेंज इन द हीट, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर सिस्टम में क्यू जो है, जो हीट है वो पॉजिटिव हीट है तो मतलब गेन हो रही है हीट, अगर नेगेटिव है तो वो हीट लॉस करेगा, राइट। दूसरा जो है स्टूडेंट, इस तरह से हम लिखते हैं उसको, इंटीग्रेशन हमने लिखा है एंट्रोपी का एंड डी क्यू अपॉन टी का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर जो है कांस्टेंट नहीं है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है डेल्टा एस इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन टी, राइट, का ये इंटीग्रेशन। सिंपल, इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यूनिट की बात करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो यूनिट होती है डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एन टी, यानी क्यू को हम जूल में रिप्रेजेंट करते हैं और एन मतलब मोल होता है और टी मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी जूल पर मोल पर केल्विन या कैलोरी मोल पर केल्विन भी हम इसको बोलते हैं, या अर्ग मोल पर केल्विन, अर्ग अपॉन मोल पर केल्विन भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो यूनिट है ना, यहाँ पे हम इसको अर्ग मोल केल्विन, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था एंट्रोपी के बारे में, ठीक है। यहाँ तक इसको आप नोट डाउन करिएगा।